तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो स्फीयर्स दिए हुए हैं S1 S2। S2 जो स्फीयर है इसके अंदर चार्ज 2Q है और S1 स्फीयर के अंदर चार्ज है Q। तो यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 S2। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली टोटल फ्लक्स एनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम S1 के थ्रू फ्लक्स निकालें तो दैट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड S1। तो आप क्लियरली देख सकते हो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड S1 इज Q। तो दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर S2 के अक्रॉस फ्लक्स निकाला जाए बस, तो ये बराबर होगा, ये जो सरफेस है S2 इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है। तो आप देख सकते हो 2Q और Q, तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो रेशियो इज 5S1 अपॉन 5S2। आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद पूछा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज। S1 के अक्रॉस इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा क्या वो चेंज होगा अगर S2 के अंदर एयर की जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो देखिए आंसर है नहीं होगा चेंज। क्यों? क्योंकि अभी भी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो इस रीजन में और यहाँ पर फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय S1 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन। तो वो डिपेंड करेगा S1 के अंदर जो मीडियम है, ये वाला मीडियम, इस मीडियम, ये मीडियम जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इस चीज पर डिपेंड करेगा। लेकिन हमने जो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया है वो यहाँ पर कराया है बाहर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूब दिया हुआ है और क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। तो क्यूब के कॉर्नर पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, ए पॉइंट पर फर्स्ट केस है, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है कॉर्नर पर। तो व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ क्यूब विद द साइड ऑफ ए इफ क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर। तो इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए ऐसे ऐसे कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आंसर है इस कॉर्नर पर जो चार्ज है इसको एनक्लोज करने के लिए टोटल 8 क्यूब लगेंगे। ठीक है, तो टोटल 8 क्यूब लगे, वो कितना चार्ज एनक्लोज करेंगे क्यूब। तो आठों फ्लक्स के थ्रू, आठों क्यूब्स के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछा है एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि 8 क्यूब्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ क्यूब पर चार्ज हो, जैसे यहाँ पर है, तो इसको एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब चाहिए। इसको एनक्लोज करने के लिए 4 क्यूब लगेंगे। आप क्लियरली देख सकते हो, दो तो इधर एक साइड में हो गया, एक क्यूब नीचे आ जाएगा और एक क्यूब इधर बन जाएगा। तो टोटल 4 क्यूब होंगे जो इसको एनक्लोज कर लेंगे। आंसर इज क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। अगर पॉइंट सी हो तो इसको एनक्लोज करने के लिए केवल 2 ही क्यूब लगेंगे। आंसर इज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट पॉइंट है इफ पॉइंट डी, तो डी पॉइंट का भी सेम ही होगा बिल्कुल सी की तरह। आंसर विल बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल क्वेश्चन था एकदम। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, ए मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सिंपल है, ये मेटल का स्फीयर है
और मेटल के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, जीरो। पहली बात तो ये होगी। तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी ही नहीं चाहिए। तो ऊपर के तीन ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए। सो योर आंसर इज डी। एक और चीज आप दे सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मेटल के सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ये चीज ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो योर आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is located at a distance r by 2 from the center of metallic sphere shall draw the electric field lines। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए देखो क्या करना है। यहाँ पर जो है हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ये स्फीयर है, ठीक है। अब स्फेरिकल शेल जो है वो कितनी ही थिन स्फेरिकल शेल हो, लेकिन उसके हम दो सरफेसेस कंसिडर कर सकते हैं स्फेरिकल शेल के, ठीक है। तो दो स्फेरिकल शेल के हम सरफेसेस कंसिडर कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से। तो ये दो सरफेसेस हैं स्फेरिकल शेल के। अब इस स्फेरिकल शेल का जो सेंटर है वो लेट से ये हो गया। सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q रखा हुआ है। ओके, अब देखो स्फेरिकल शेल जो होती है, कंडक्टर जो है, के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर रिसाइड नहीं हो सकता। तो क्योंकि शेल के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो एक इतना ही नेगेटिव चार्ज इस शेल के इनर सरफेस पे आ जाएगा बाय इंडक्शन। ओके, नाउ शेल के आउटर सरफेस पर क्या चार्ज होगा। आउटर सरफेस पर जो चार्ज आएगा वो इतना ही, कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। क्वेश्चन है कि प्लस क्यू क्यों आया, क्योंकि शेल पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, एक्सेस चार्ज नहीं था। तो चार्ज एट इनर सरफेस प्लस चार्ज एट आउटर सरफेस, टोटल चार्ज शेल का कितना था, जीरो। तो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ क्यू इनर सरफेस, और इनर सरफेस पर चार्ज कितना था, माइनस क्यू। तो आउटर सरफेस पर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। तो इन टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है वो किस तरह से होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए एक बात और ध्यान रखनी है कि कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो किस तरह से निकलेंगी, देखो। तो इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकलेंगी बाहर की तरफ, ठीक है। और कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो आप देखो इस प्लस चार्ज से निकली हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस माइनस चार्ज में एंटर कर रही हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि सरफेस के हमेशा क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से ये एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकलेंगी सरफेस से। हर एंगल को मेक श्योर करना है कि 90 हो। अब बाहर कंडक्टर के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी बट आउटवर्ड होंगी। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो, नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक बात इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते टाइम याद रखनी है कि इस शेल के अंदर, इनसाइड द शेल, इस विसिनिटी में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको शो नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बॉडी जीरो होता है, ठीक है। तो क्यों होता है जीरो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर्स ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल क्यों होती है कंडक्टर के सरफेस से, ये भी बता रखा है। ओके, तो इस तरह का ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ड्रॉ होंगी। ओके, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो कि क्लियरली आपको दे भी रखा है। तो इस तरह का आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 5, an infinite long positive charge straight wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving around the wire as its center with a velocity in a circular plane perpendicular to the wire. Show the expression of kinetic energy. तो देखिए क्वेश्चन जो है, इट्स गुड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 में बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? लैम्डा। तो हम लैम्डा, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अराउंड जो है सर्कुलर ऑर्बिट में, ओके, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस वायर के अराउंड, इस तरह से। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेट से v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी इसमें लैम्डा दी हुई है, तो इसके जो वायर है इस पर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, लेट से हम इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल यहाँ पर बनाते हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। अब वायर से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका ये डिस्टेंस दे रखा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस वायर की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? इस तरफ, ओके। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम जानते हैं, कितनी वैल्यू होती है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेट्स से दिस इज आर डिस्टेंस। तो एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना सर्किल का रेडियस दिया हुआ है। रिवॉल्विंग अराउंड वायर एट द सेंटर विद ए कांस्टेंट रेडियस, सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, ओके। रेडियस गिवन नहीं है तो हम आर मान लेते हैं, रेडियस दे रखी है आर। तो इतना फील्ड होता है। अब अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। ये जो फोर्स होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? दैट इज क्यू ई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, ये वैल्यू हो गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना फोर्स लग रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्किल में घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उस पर सेंटर की तरफ। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल जिसमें ये घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यही फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू mv² अपॉन आर, इक्वल होता है, ओके। तो इसको हम बराबर रखेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो mv² की वैल्यू कितनी आएगी? ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हाफ mv²? ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2। जस्ट मल्टीप्लाई करना है इसको दोनों साइड से, हाफ से। तो व्हाट इज आवर आंसर? ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डेंसिटी कर्व।
सो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डेंसिटी कर्व जो होगा दैट विल बी अवर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होना है। ओके, so let us consider next question. Next question is two conduct concentric metallic shells of radius r and 2r are given charges q1 and q2. The surface charge density on outer surface are equal, outer surface पर equal है, determine the ratio q1 and q2. q1 q2 का रेशियो पूछा है। तो दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, एक शेल हम ये मान लेते हैं, एक शेल ये मान लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो इनर शेल की रेडियस है वो r है, आउटर शेल की रेडियस कितनी है 2r। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो दोनों सरफेसेस पर क्या है सेम। तो इनर सरफेस पर अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालें, लेट्स से सरफेस पर चार्ज कितना है q1, आउटर सरफेस पर है चार्ज q2। तो इनर सरफेस की बात करते हैं। इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो चार्ज ऑन इनर सरफेस इज q1, वो सरफेस एरिया इनसाइड स्फीयर का कितना होगा 4πr²। नाउ आउटर सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दी हुई है, लेकिन चार्ज कितना है q2 और रेडियस कितनी हो गई 2r। सो दिस इज 2r का स्क्वायर। तो आपका आएगा एक्सप्रेशन कितना 4 4 द 16 16πr²। दिस इज सिग्मा। दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देते हैं। तो व्हाट विल आवर रिजल्ट q1 अपॉन 4πr² इक्वल टू q2 अपॉन 16πr²। So what will be the value of q1 upon q2? That will be 4 upon 16. Pi r square cancel. So answer will be 1 upon 4. Okay. So this is how we solve this question number 6. Okay. Okay. Let's come to question number 7. So question number 7 is two identical metallic spheres having unequal opposite charges. Question number 7 are placed at a distance of 0.5 meter apart in air. तो दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो 0.5 मीटर डिस्टेंस है। दोनों के चार्जेस अनइक्वल हैं। लेट्स से एक पर चार्ज q1 है, एक पर q2 है। आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे आर अगेन प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया गया। अब जब स्फीयर्स को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, और क्योंकि स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं तो दोनों स्फीयर्स पर सेम चार्ज आ जाएगा। और सेम चार्ज कितना आएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दोनों स्फीयर पर चार्ज कितना हो जाएगा q1 प्लस q2/2। दोनों स्फीयर पर चार्ज हो गया। लेट से नया चार्ज कितना हो गया q, ये नया चार्ज कितना है q। अच्छा, स्फीयर्स अगर आइडेंटिकल ना होते तो चार्ज का फ्लो कब तक होता है ये भी हम जानते हैं, जब तक दोनों साइड का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। ठीक है, क्योंकि स्फीयर आइडेंटिकल हैं तो चार्जेस भी क्या होंगे सेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, आधे आधे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ओके। नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दैम इज 0.108। तो फोर्स दे रखा है 0.108। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 अपॉन r²। डिस्टेंस इज 0.5 स्क्वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट q। तो ये आएगा 0.108 0.5 स्क्वायर अपॉन k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इज नथिंग बट 1/4πε0। इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन होना है। नाउ कंसिडर क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमको जो गिवन है वो है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस क्यू ईच आर कैप 2 मीटर अपार्ट इन ईयर। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है क्यू, और ये चार्जेस 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू of unknown magnitude and sign is placed in the line joining the charges such that system remains in equilibrium. Okay, तो एक चार्ज Q जो है कैपिटल Q, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, इसका साइन भी नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। तो लेट्स से ये इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा इसका, 2 - 1 मीटर। ओके, तो कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब हुआ कि इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो लेट से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस क्यू चार्ज की वजह से इस पर जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F2। तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में F1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। सो व्हाट इज F1, इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स, दैट इज K टाइम्स क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड व्हाट इज F2, K टाइम्स क्यू क्यू अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, साइन इज प्लेस्ड ऑन लाइन जॉइनिंग द सिस्टम, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ चार्ज। ओके, पोजीशन और नेचर पूछा है, तो मतलब हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सो दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर लें तो 2 - x, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट वाले चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पर चार्ज को अगर रखा जाए, क्यू चार्ज को, तो ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन इसमें है। तो यही हमारा आंसर भी था। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट जो केस देखेंगे, टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट p आर kept at एंगल ऑफ 120 डिग्री एज शोन इन द फिगर। फिगर यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, बट मैंने ग्रुप में फिगर सेंड की थी। तो ग्रुप में जो फिगर सेंड की थी उसके अकॉर्डिंगली जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। देखो, यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ये एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, डाइपोल है, जो कि इस तरह से प्लेस्ड है। एक डाइपोल यहाँ पर इस तरह से प्लेस्ड है, और एक डाइपोल इस तरह से प्लेस्ड है। ओके, ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज प्लस क्यू,
और ये वैल्यू गिवन है माइनस क्यू, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और ये कंप्लीट एंगल हमको 120 डिग्री गिवन। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो दो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर है, एक डाइपोल तो ये वाला है और एक डाइपोल ये वाला है। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहा है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। तो हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो इस वाले डाइपोल के लिए जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरफ होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सेम, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, क्यू इंटू टू है, आइडेंटिकल डाइपोल्स। और ये वाला जो डाइपोल है इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ये होगा, ओके, माइनस से प्लस की तरफ। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा, अगर मैं केवल डाइपोल मोमेंट्स को देखूं तो एक डाइपोल मोमेंट इधर है, एक डाइपोल मोमेंट इधर है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 120। तो हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना। तो अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं और इनके बीच में एंगल मुझे पता है थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो लेट्स से इट इज पी डैश। तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 120, cos 120 is cos 90 plus 30, and cos 90 plus theta क्या होता है, minus of sin theta, so that is minus of sin 30, sin 30 is 1 by 2, so 2p square plus 2p square, तो cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 by 2, उसे टू कैंसिल, तो ये आएगा 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, सो आवर आंसर इज p। तो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा ऑफ क्वेश्चन नंबर question number 9, so that will be p. Now what will be the magnitude and direction of torque acting on this? तो टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है कि एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आया है पी डैश, वो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा, पी डैश। और ये बात ध्यान देने वाली है कि दोनों वेक्टर्स क्या थे, मैग्नीट्यूड सेम, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बिल्कुल बीच में से निकलेगा इन दोनों के। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री। तो अब मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पता है, पी आया है हमारा पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ई, दोनों के बीच में एंगल है 30। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दैट इज पी ई साइन थीटा। व्हाट इज पी ई साइन 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, दैट इज पी ई बाई 2। so this is the magnitude of torque, क्लियर। ओके, अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो टॉर्क जो होता है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो पी और ई की दोनों की जो डायरेक्शन है उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। राइट हैंड थंब रूल से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिंगर्स को कर्ल कराएं पी से ई की तरफ राइट हैंड से, तो थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। सो इस केस में जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपका आंसर होगा। ओके, so this is how we solve question number 9. Now question number 10
An electric field along x-axis is given by 100I 4x greater than 0 and minus 100I 4x less than 0. Okay. A right circular cylinder of length 20 centimeter, radius itna, lies parallel to the x-axis with its center at origin and one face at +10 and other face at -10. So इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. So let's draw the diagram of this question. So यहाँ पर देखिए 3 एक्सिस सबसे पहले हम बनाते हैं. तो 3 एक्सिस जो बनाएंगे वो हम बनाते हैं इस तरह से. ये 3 एक्सिस हो गए. ठीक है. अब इन एक्सिस का नोमेनक्लेचर कर देते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, this is y-axis and this is z-axis. Okay, now this axis is what? Minus x-axis. Okay, तो यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर रखा हुआ है. तो सिलेंडर इस तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है. इस तरह से सिलेंडर रखा है और ये सिलेंडर इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर रखा है. ओके, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सिलेंडर की पोजीशन है वो क्या पोजीशन गिवन है क्वेश्चन में. तो पोजीशन ऑफ सिलेंडर इज 10 आई थिंक मीटर है क्वेश्चन में. so that is 10 centimeter and minus 10 centimeter. Okay, so this is 10 centimeter, this point is, and this point is minus 10 centimeter. Okay, यहाँ पर ये ओरिजिन है. तो इस सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, नाउ हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू दे रखी है. तो इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 100 I cap और इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है -100 I cap. ओके, सो इन वेक्टर फॉर्म यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है. एक्चुअली में मैग्नीट्यूड सेम है. इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, इस साइड जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ है. ओके, इस तरफ डायरेक्शन में. यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले फेस पर उसकी डायरेक्शन इस तरफ है. ओके, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है. क्वेश्चन में जो हमसे वैल्यू पूछी है वो पूछी है कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछ रहा है. तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स के लिए टोटल गॉस थ्योरम हम लोग लगाएंगे. तो गॉस थ्योरम के लिए 3 सरफेसेज यहाँ पर हम लेंगे. तो दिस इज योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकेंड सरफेस एंड दिस सरफेस इज योर थर्ड सरफेस. ओके, लेट से इस सरफेस का एरिया कितना है ए, तो इस सरफेस का एरिया भी कितना होगा, ए ही होगा. तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ, और इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, एरिया वेक्टर. ओके, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी हमको मालूम है. इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर लेट्स से दिस सरफेस इज S1, this is S2 and this surface is S3, total surface. So let's calculate phi S1, flux through the surface S1. So its formula will be E dot A. Okay, so angle between E and A is 0, so that is EA cos 0. What is the value of E? That is 100. What is the area? So radius is given in the question. The radius is 5 centimeter. Okay, so radius is 5 centimeter, so the area will be what? Pi into
5 centimeter. So we will have to convert it into meter. तो area हो गया like this. This is flux phi S1. Now let us consider flux through S2. So what will be the flux through S2? That is again E dot A. Okay. So it will again comes out to be angle 0 between E and A. What is the value of E? 100. What is the value of A? Again same. 5 upon 100 square into cos 0. Cos 0 is 1. So ये दूसरी वैल्यू आई. Now let us consider the flux through S3. तो S3 फ्लक्स निकालने के लिए हमें छोटा सा एलिमेंटल सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स से दिस सरफेस एरिया इज ds. तो एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? ds वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस एरिया वेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो इसके थ्रू अगर मैं केवल फ्लक्स निकालना चाहूँ ds के थ्रू, तो डी फाई कितना होगा? दैट विल बी ई डॉट ds. टोटल फ्लक्स कितना होगा थ्रू सरफेस S3? इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds. A dot b is nothing but AB cos theta. So this angle is 90. Cos 90 is always 0. So flux through S2 will be 0. So now what will be the total flux through the cylinder? So total flux will be phi S1 plus phi S2 plus phi S3. Phi S3 is 0. Phi S3 is 0. So we will get our answer by adding these two values. तो आंसर होगा 100 इंटू पाई इंटू 5/100 का स्क्वायर इंटू 2. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट आवर टोटल फ्लक्स. ओके, नाउ let us consider question number 11. So question number 11 is two charges of magnitudes are located at points a, 0 and 4a, 0. So we have two charges. Let us draw coordinates. This is our x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. This is origin. Let's say this coordinate is a, 0. This coordinate is 4a, 0. And coordinate of origin we all know these are 0, 0. Okay. So yeah, according to question number 11, minus 2q charge is placed at a, 0. So minus 2q charge is placed at a, 0 and q charge is placed at 4a, 0. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at origin? Okay, एक sphere, let's say the coordinate of midpoint is 3a, 0. तो देखिए जब स्फीयर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो स्फीयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जिसका सेंटर तो ओरिजिन हो और रेडियस कितनी हो 3a, तो वो स्फीयर कुछ ऐसा बन रहा होगा. तो ध्यान से देखें तो इस तरह का स्फीयर बन रहा है. तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इस स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है? -2q. तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम that will be equal to 2q enclosed divided by epsilon naught. What is q enclosed inside the sphere? -2q. So our answer is -2q upon epsilon naught. This is our answer. Very simple. Okay. Now come to question number 12. Given a uniform electric field 2 into 10 की power 3 I cap. Okay. So I cap means the electric field is directed towards x-axis. So let us again draw Cartesian coordinates. This is our x-axis, this is our y-axis, this is minus y, this is our z-axis. Okay, and let's say this is minus x-axis. This is I think question number 12. Okay, so
the value of electric field is 2 into 10 की power 3 I cap. So electric field is directed towards this direction. Okay. Now, what does it say again? Find the flux of this field through a square of side 20 centimeter whose plane is parallel to yz plane. तो एक प्लेन है जो कि yz प्लेन के पैरेलल है और जिसकी साइड दी हुई है. ओके. इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स. अच्छा, ये तो नेक्स्ट पार्ट है. तो yz प्लेन के पैरेलल है एक प्लेन. ओके. सो व्हाट इज yz प्लेन? yz प्लेन जो है वो हमारा ये वाला प्लेन है. दिस इज yz प्लेन. तो yz प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर है. तो इसके पैरेलल एक स्क्वायर कुछ इस तरह से रखा हुआ है. लेट्स से ये a,0 पॉइंट पर कहीं पर रखा हुआ है. स्क्वायर की साइड हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर. तो फ्लक्स इसमें पूछ रहा है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट एस या डेल्टा एस. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर जो होगा इस स्क्वायर को इसी डायरेक्शन में होगा. सो एंगल बिटवीन ई एंड एस विल बी 0. सो दिस इज ई डेल्टा एस cos 0. cos 0 is 1. So your answer is 2 into 10 की power 3 into area of a square. So area of a square will be 20 centimeter into 20 centimeter. We will have to convert it into meter. So our answer will be 20 into 20, 400 into 2, 800 10 raised power 3, 10 raised power minus 4. Convert it. So our answer will be what? 80. Okay. So this will be the value of the flux. So the answer will be Newton meter square per coulomb. From where I got this unit? From this formula. The unit of electric field is Newton per coulomb multiplied by area. Newton meter square per coulomb. So our answer will be what will the flux through? Okay. Now, second part is what would be the flux through the same square if the plane makes an angle of 30 degree with the x-axis. Now in this case, plane is making an angle 30 degree. Plane is making an angle 30 degree. Okay. तो इस सिचुएशन में जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से है और ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है. तो एरिया वेक्टर जो होगा इसका वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री. ओके. 60 डिग्री एंगल बनाएगा. So what will be the angle between electric field and area vector? That will be 60. So now flux will be E delta S cos 60. Okay. So this is how we will calculate it. Okay. Now question number 13, question number 14, question number 16, 17. These all are theoretical questions. Okay. Now comes to question number 18. Two charge conducting spheres of radius A and B are connected to each other by a wire. दो चार्ज स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस कितनी दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 18. एक की रेडियस है ए, एक की रेडियस है बी. These are connected to each other by a wire. Find the ratio of electric fields at their surfaces. तो देखिए सरफेसिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेट से इसके सरफेस पर चार्ज है Q1, इसके सरफेस पर चार्ज है Q2. सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E1 दैट विल बी K टाइम्स Q1 अपॉन A स्क्वायर एंड E2 विल बी K टाइम्स Q2 अपॉन A स्क्वायर.
तो हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 अपॉन E2, तो अपॉन बी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2. ओके. तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये आएगा एक्सप्रेशन. अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. इन दोनों स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए सरफेस पर. तो सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एक स्फीयर के लिए? तो एक अगर आर रेडियस का स्फीयर है और क्यू चार्ज है इस पर, तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के टाइम्स क्यू अपॉन आर. तो इस वाले स्फीयर के लिए पोटेंशियल होगा के क्यू वन अपॉन ए, और ये इक्वल टू होना चाहिए किसके? के क्यू टू अपॉन बी के. तो क्यू वन अपॉन क्यू टू शुड बी इक्वल टू ए अपॉन बी. ओके, so just put it value, that is b square upon a square. So our answer will be b upon a. So this is how we will get our answer b upon. ओके. सो पोटेंशियल यहाँ पर सेम करने थे सरफेसेस पर, पोटेंशियल सेम करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर. ओके. तो डाइपोल्स आर प्लेस्ड अलोंग डायगोनल, और इस तरह से ये डायगोनल्स के अलोंग रखे हुए हैं ऐसे. यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर है, प्लस क्यू इधर है और माइनस क्यू इधर है. ओके. यस. सो obtain the magnitude and direction of net electric field at the center of dipole. ओके. टू आइडेंटिकल डाइपोल है, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड स्क्वायर की दे रखी है √2 मीटर. एट द सेंटर, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी हुई है. ओके. सो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा. माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में हो गया. इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में. ओके. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी? लेट्स से ये दोनों की वैल्यू कितनी है? E1. इन दोनों की वैल्यू कितनी है? E2. सम करके. सो व्हाट विल बी E1? के टाइम क्यू अपॉन, देखिए ये √2 है, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस साइड? इस साइड की वैल्यू कितनी होगी? तो डायगोनल कितनी होगी अगर साइड √2 है? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. तो अंडर √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 2 4 2. तो डायगोनल आ गई 2, तो ये वाली हाफ साइड कितनी हो गई? 1 1, दैट इज 1 का स्क्वायर. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी सेम ही होगा और सेम डायरेक्शन में है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा. तो E1 जो आया टोटल वो आया 2k3. बिल्कुल ऐसे ही E2 की जो वैल्यू होगी वो भी सेम होगी 2k3, बट दोनों इस तरह से दिए हुए हैं. दिस इज E1, दिस इज E2, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. So what will be the net electric field? So net electric field will be under root E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos 90. Cos 90 0 होता है, ये टर्म 0 हो गई. So our answer will be under root E1 square plus E2 square. What will be the value of E1? 2kq square, 2kq square. So we can
टेक इट एज कॉमन। तो 2k³ अगर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा 2k³ और अंदर बचेगा √2। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, इज 1/4 √2। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्यूब दिया हुआ है, एल लेंथ दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो AX+B न्यूटन पर कूलम्ब है। फाइंड द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। नेट चार्ज एनक्लोज पूछ रहा है। ओके, तो इसको रीड्रॉ करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम जरा इनको एक्सेस बनाते हैं। तो इस तरह से ये गिवन है। यहाँ पर जो है दिस इज एक्स एक्सिस एंड this is y-axis and this is z-axis. It is given in question. लेंथ क्यूब की साइड की लेंथ l है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर वो है AX+B। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है और डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन में दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज AX+B एग्जिस्ट इन द रीजन। ओके, तो AX+B जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दी हुई है। फाइंड द नेट चार्ज। अच्छा, अब नेट चार्ज निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम यूज करनी है। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0 फाई टोटल। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम ε0 इंटू फाई टी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बेसिकली हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें यहाँ पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए थी। तो एक बार मैं इसको क्वेश्चन रीचेक करता हूँ, ये डायरेक्शन किस में है, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। आई कैप, जे कैप या के कैप है, तो कौन सी डायरेक्शन दी हुई है। ओके, दिस इज आई कैप। तो आई कैप दे रखा है, तो आई कैप से अब क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ काम कर रहा है। ये बात तो क्लियर है। और वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यहाँ पर एक्स दे रखा है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये साइड कितनी है L, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो AL+B होगी। ओके, AL+B यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है। ओके, अच्छा, अब क्यूब के जो फेसिस हैं उन फेसिस की बात कर लेते हैं। तो क्यूब के 6 फेसिस होते हैं, 6 फेसिस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लेट से इस फेस की बात करते हैं जो ऊपर फेस है। अब ऊपर वाले फेस में जो एरिया वेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा 0। बिल्कुल यही सेकंड फेस के लिए भी होगा। इसमें एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा, अगेन एंगल 0। तो φ1 0 होगा, φ2 0।
ये दो चीज तो हमें पता चल गई। अब ऐसे ही सामने वाले फेस को देखो, किस फेस की बात कर रहे हैं, ए बी, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, तो ए बी सी ओ इस फेस की बात करते हैं। इस फेस के थ्रू जो एरिया वेक्टर होगा वो हमारी तरफ होगा, टुवर्ड्स मी, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपकी साइड होगा, आपकी तरफ आता होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में है, राइट की तरफ जाता होगा। अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। तो इस फेस के थ्रू भी, ए बी सी ओ फेस के थ्रू भी फ्लक्स कितना होगा, 0। और बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में जो पीछे फेस है, ओके, कौन सा फेस, लेट्स से डी ई, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट जी, तो फ्लक्स थ्रू डी ई एफ जी, ये भी 0 होगा। ओके, नाउ बचे केवल दो फेसेस, एक तो ये फेस बच रहा है और एक ये वाला फेस बच रहा है। इन दो फेसेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, लेट से ये फ्लक्स है फाई, क्या वैल्यू रखें, बी ई एफ सी, इसके थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। और इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो है, मान लिया, ए डी जी ओ। तो ये फ्लक्स हमें दोनों निकालने हैं। ओके, तो फाई ए डी जी ओ सबसे पहले निकालते हैं। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ है। ओके, ये एरिया वेक्टर है इसका, डेल्टा एस वेक्टर। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी कितनी, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। यहाँ पर x कितना होगा इस फेस के लिए, x तो 0 है इस फेस के लिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, b के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री। ओके, तो अगर एंगल 180 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ई डॉट डेल्टा एस कोस 180। कोस 180 -1 होता है, so that will be E into delta S. What is electric field, B? What is area, L square। तो माइनस बी एल स्क्वायर, ये फ्लक्स होगा ए डी जी ओ के थ्रू। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट बी ई एफ सी। ये भी होगा E इंटू डेल्टा एस इंटू कोस 0। यहाँ पर देखिए, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एंगल 0 है, कोस 0 1 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको x चाहिए, तो यहाँ पर x कितना है, l, l के बराबर है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए एल प्लस बी। सो दिस इज ए एल प्लस बी इंटू एल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होगा इन सभी फ्लक्सेस का सम। लेकिन ये सारे फ्लक्स 0 थे इन दो को छोड़ के, सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 5 BEFC प्लस 5 ADGO। ये वैल्यूज रख देते हैं, ए एल क्यूब प्लस बी एल स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर से कैंसिल हुआ, ए एल क्यूब टोटल फ्लक्स आ गया। सो इफ आवर टोटल फ्लक्स इज ए एल क्यूब, व्हाट इज द चार्ज, दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए एल। ये हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना था। ओके, तो फ्लक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
वो एक्चुअली में सिंपल ही होते हैं, सही है। तो बस हमको सोल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी एप्साइलन नॉट ए एल क्यूब कूलम, ये आंसर है। इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि तीन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन चार्ट शीट्स हैं। तो तीन शीट्स दी हुई हैं ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। इन शीट्स को ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो तीन पैरेलल शीट्स हैं इस तरह से, इनफाइनाइट लॉन्ग है, और इनकी चार डेंसिटीज दी हुई हैं, 2 सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा। ओके, सो दिस इज 2 सिग्मा, -2 सिग्मा, and this was I think sigma. Let me check. Yes, sigma. So 4 points are given, A B C D, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि sheets having density ना, give the magnitude and direction of electric field at a point to the left of sheets of charge density 2 sigma, that is A पॉइंट पर पूछ रहा है, and to the right of sheet of charge density sigma, मतलब D पर पूछ रहा है, A और D पर पूछ रहा है वैल्यूज। तो ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए ए पॉइंट पर जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो पहले तो इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ओके, तो अगर मैं इस शीट की बात करूँ 2 सिग्मा, तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट पर, वो लेट से E1 है, की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, प्लस चार्ज है। -2 सिग्मा वाली शीट की वजह से जो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज शीट है। और सिग्मा वाली शीट की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अगेन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, दैट इज E3, पॉजिटिव शीट है, दूर ही होता है, दूर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ए पॉइंट पर वो कितना आएगा, दैट इज E1 -E2 प्लस E3। E1 E3 को ऐड किया, E2 में से माइनस किया है। अगर हमारा ये आंसर, लेट से चेक करते हैं कितना आएगा, E1 की वैल्यू, E1 है इस शीट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला यही लगना है, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जब यहाँ पर हमने वैल्यू रखी है तो यहाँ -2 सिग्मा हमने नहीं रखा। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। ठीक है, और तीसरे वाले शीट की वजह से दैट इज होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हुआ, तो आवर आंसर इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और वो किस डायरेक्शन में आया था, E3 की डायरेक्शन में आया है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा ए पॉइंट पर। ठीक है, नाउ कंसिडर पॉइंट डी। तो पॉइंट डी पर इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो इन फील्ड्स को नाम दे देते हैं। इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेट से E1 है, बीच वाली शीट की वजह से है E2, और तीसरे वाली शीट की वजह से E3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी विल बी व्हाट, E3 प्लस E1 माइनस E2। व्हाट इज E3, इस शीट की वजह से जो फील्ड था दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। व्हाट इज E1, इस शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज E2, बीच वाली शीट की वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर। अगेन देखो
E2 जब हम निकाल रहे थे तो -2 सिग्मा नहीं रखा है, माइनस साइन यहीं से आया है। -2 सिग्मा क्यों नहीं रखा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऑलरेडी इस साइन के हिसाब से ले चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल होगी, आंसर विल बी सिग्मा अपॉन 2 तो दोनों ही केसेस में जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज सिग्मा अपॉन 2 तो सेम आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, ओके।